हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ANSI यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश की कई जनजातियों से संबंधित झोपड़ियों के नमूने रीजनल सेंटर्स के बिल्डिंग्स में लगाए हैं। इसके जरिए इन जनजातियों के पारंपरिक इतिहास को दिखाने की कोशिश की गई है। इन जनजातियों में ज्यादातर PVTGs यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स शामिल हैं। ANSI संस्कृति मंत्रालय के तहत मानव विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च के लिए एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जरिए जनजातियों और अन्य समुदायों के संबंध में शोध किया जाता है। यह प्राचीन और वर्तमान मानवीय कंकालों के अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। एंथ्रोपोलॉजी के छात्रों के लिए ट्रेनिंग सेंटर का काम भी ये करता है। इसके अलावा यह भारत के बायो कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को PVTGs के रूप में वर्गीकृत किया है। PVTG 18 राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ में रहते हैं। PVTGs के निर्धारण के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। पहला मानदंड है पूर्व कृषि स्तर की तकनीक, दूसरा है स्थिर या घटती आबादी, तीसरा बेहद कम साक्षरता, वहीं चौथा है निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था। 7 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल की जयंती मनाई जाती है। बिपिन चंद्र पाल का जन्म वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। उन्हें क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर जाना जाता है। साथ ही उनकी प्रसिद्धि एक महान नेता, शिक्षक, पत्रकार और लेखक के तौर पर भी रही। वे गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल और पाल में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित तौर पर लाल, बाल, पाल के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए स्वदेशी और स्वराज को बढ़ावा दिया था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता में गरम दल की विचारधारा के साथ अहम योगदान दिया। साल 1920 के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहे, लेकिन बंगाल के लिए जर्नल्स लिखने में उनका अहम योगदान रहा। 8 नवंबर को USA में मिड टर्म इलेक्शंस का आयोजन किया जाना है। इन चुनावों में अबॉर्शन राइट्स, प्रवासी मुद्दे और USA की अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रमुख मुद्दे हैं। इन चुनावों को मिड टर्म इलेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के मिड में यानी मध्य में आयोजित होते हैं। गौरतलब है कि USA ऐतिहासिक तौर पर उच्च महंगाई दर का सामना कर रहा है। इसमें USA की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के एक्शंस के चलते स्थिति और बिगड़ रही है। फेडरल रिजर्व द्वारा लगातार ब्याज दरें बढ़ाने से लगभग तय है कि 2023 के अंत तक USA में मंदी देखने को मिलेगी। USA में FFR यानी फेडरल फंड्स रेट मुख्य भूमिका निभाती है। FFR से मतलब उस दर से है जिस पर व्यावसायिक बैंकों द्वारा एक दूसरे से उधार लिया जाता है। फेडरल रिजर्व बैंक FFR को प्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मनी सप्लाई के जरिए इस पर प्रभाव डालती है। जब फेडरल रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में वृद्धि करनी होती है तो वह अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कम कर देती है। मनी सप्लाई कम होने पर बैंक्स अपने ग्राहकों के लिए ब्याज दरों को बढ़ा देती हैं। फेडरल बैंक के इस एक्शन से लोग अपने रुपए कहीं और खर्च करने के बजाय बैंक में ही रख रहे हैं, जिससे अच्छा ब्याज मिल सके। इससे उत्पादों की खरीद कम होगी और रोजगार कम होगा। ओवरऑल आउटपुट में कमी आएगी, जो कि मंदी का प्रमुख लक्षण है। ब्याज दरों को बढ़ाने के पीछे फेडरल बैंक का तर्क है कि महंगाई दर को कम किया जाए। USA में महंगाई सितंबर में 8.2% पर पहुंच गई थी। फेडरल बैंक ने इसे 2% करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है। अब यह कार्यक्रम 2 चरणों में चलेगा। पहले चरण के लिए 800 करोड़ से ज्यादा के बजट को मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने कुछ सब स्कीम्स भी शुरू किए हैं। इनमें वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम शामिल है, जिसे शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस तरह के कचरे से बड़े बायोगैस, बायो CNG पावर प्लांट सेटअप करने में मदद मिलेगी। नेशनल प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घरों तक बायोगैस पहुंचाने और मध्यम आकार के बायोगैस प्लांट बनाने के लिए भी कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि बायोगैस से ऊर्जा बनाने के लिए सरकार प्लांट्स के लिए पहले भी योजनाएं चला चुकी है। इन योजनाओं में शामिल हैं नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम और बायोगैस पावर जनरेशन एंड थर्मल एप्लीकेशन प्रोग्राम। बायोगैस में 55 से 65% तक मीथेन
जबकि 35 से 44% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और अमोनिया भी पाए जाते हैं। इन सभी को बिना शुद्धिकरण के एलपीजी बनाकर क्लीन कुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में निवास करते हैं। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजीज के निर्धारण के मानदंड में से एक है। देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, या फिर केवल एक और दो? अगला सवाल है, बिपिन चंद्र पाल संबंधित हैं वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार या फिर पर्यावरणविद? आइए देखते हैं कल जो मैंने आपसे सवाल पूछे थे वो सवाल क्या हैं, उनके सही जवाब क्या हैं। पिछले बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल थे? पहला सवाल था, निम्नलिखित में कौन सा राज्य संविधान की 6वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? सही जवाब है विकल्प डी, यानी मणिपुर 6वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। दूसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्विन ट्रांजिशन इसरो द्वारा विकसित एक तकनीक से संबंधित है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेत्र का पूरा नाम नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस है। और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी केवल 2 और 3 कथन सही हैं। ट्विन ट्रांजिशन की अवधारणा विश्व आर्थिक मंच से जुड़ी हुई है। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे कर्नाटक हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। इसके अलावा जस्टिस के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्या और एम. करुणानिधि की नियुक्ति अन्य सदस्यों के तौर पर की गई है। आपको बता दें कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। इसका गठन सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के जरिए किया जाता है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के तहत एक सलाहकारी निकाय है। विधि आयोग भारत में मौजूद कानूनों की बेहतर समीक्षा पेश करता है। यह आयोग सरकार द्वारा दिए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पर रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन साल 1955 में किया गया था। इसके अध्यक्ष M.C. सीतलवाड़ थे। उसके बाद से हर 3 साल पर इसका गठन किया जाता है। गौरतलब है कि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को खत्म हुआ था। उसके बाद 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लंबे समय से पेंडिंग थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दायर की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सीमा दर्शन परियोजना के तहत नागरिकों से नादाबेट और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने की अपील की है। नादाबेट गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। यह भारत पाक सीमा पर स्थित है। इसे साल 1971 में हुई भारत पाक की लड़ाई में दुश्मन सेना को रोकने के लिए प्रयोग किया गया था। नादाबेट को सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के तहत बाघा बॉर्डर की तर्ज पर तैयार किया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। साथ ही नागरिकों को BSF पर्सनल्स की लाइफस्टाइल को नजदीक से देखने का मौका भी मिलेगा, जिससे लोगों को पता चल सके कि देश की सेवा में लगे ये सैनिक अपना जीवन कैसे बिताते हैं। आपको बता दें कि सीमा दर्शन पहल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी लॉन्च किया गया था। इसमें स्कूली बच्चों को सीमाई इलाकों में विजिट कराना मकसद था। UNFPA यूनिसेफ ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मैरिज की टीम भारत यात्रा पर आने वाली है। इसका मकसद भारत में बाल विवाह के लिए किए गए सरकारी प्रयासों के बारे में जानकारी जुटाना है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि कोविड महामारी के चलते बाल विवाहों में इजाफा हुआ है। UNFPA यूनिसेफ के मुताबिक कोविड के चलते तकरीबन 10 मिलियन बच्चे बाल विवाह का शिकार हो सकते हैं। भारत में पिछले दशक में बाल विवाह में कमी आई है। कोविड के चलते इन प्रयासों पर पानी न पड़े, इसलिए निगरानी जरूरी है। यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल तकरीबन 12 मिलियन लड़कियां बाल विवाह का शिकार होती हैं। सतत विकास लक्ष्य 5.3 में बाल विवाह के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 के लिए रखा गया है। गौरतलब है कि भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून काम करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 बाल विवाह को रोकने के लिए काम करते हैं। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने शादी के लिए महिलाओं की उम्र 21 करने का प्रस्ताव किया है, जिस पर एक समिति विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर मेंशन किया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को पर्सनल लॉज के मुकाबले ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सतत विकास लक्ष्य संख्या 5.3 के तहत
2030 तक बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को 1993 में रेटिफाई किया था। आपको बता दें कि साल 2016 में यूनिसेफ ने UNFPA के साथ मिलकर बाल विवाह को रोकने के लिए वैश्विक कार्यक्रम लॉन्च किया था। यह कार्यक्रम बाल विवाह से सबसे ज्यादा प्रभावित 12 देशों में लॉन्च किए गए थे। इन 12 देशों में भारत भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की वेबसाइट, लोगो और थीम को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने G20 इवेंट में देश के नागरिकों से वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया के सामने लाने की अपील की है। दरअसल साल 2023 में G20 के भारत में होने वाले सम्मेलन को जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से संभालेगा। यह भारत में G20 की पहली मीटिंग होगी। पीएम ने देश के नागरिकों से इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन के लिए सुझावों की भी मांग की है। आपको बता दें कि G20 एक 20 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसमें शामिल देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की और यूनाइटेड स्टेट्स तथा द यूनाइटेड किंगडम। G20 के सदस्य वैश्विक GDP में तकरीबन 90%, तो वैश्विक जनसंख्या में 2/3 की हिस्सेदारी रखते हैं। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम, या फिर इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 का सम्मेलन भारत में साल 2022 में आयोजित किया जाना है। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देख लेते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, भारत में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में निवास करते हैं। स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTGs के निर्धारण के मानदंड में से एक है। देश में अब तक 95 PVTGs आधिकारिक तौर पर नोटिफाइड हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, या फिर केवल एक और दो? और सही जवाब है विकल्प डी, यानी केवल एक और दो। तीसरा कथन गलत है क्योंकि देश में अब तक 75 PVTGs आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं। अगला सवाल मैंने पूछा था, बिपिन चंद्र पाल संबंधित हैं? वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार, पर्यावरणविद। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी स्वतंत्रता सेनानी। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। चलिए खबर शुरू करते हैं। ग्रीन वॉशिंग शब्द सुर्खियों में है। दरअसल मिस्र के शर्म अल शेख शहर में चल रही जलवायु बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ग्रीन वॉशिंग को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ग्रीन वॉशिंग के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। गुटेरेस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि निजी नियमों और वैश्विक कंपनियों को इस तरह की प्रथाओं से दूर रहना चाहिए और 1 साल के भीतर अपने कार्य करने के तरीकों को सुधारने की उन्होंने नसीहत भी दी। आइए विस्तार से समझते हैं कि ग्रीन वॉशिंग क्या है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली कार्यवाहियों में इसकी भूमिका क्या है। दरअसल फर्म्स, कंपनियों और सरकारों के बीच अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों या प्रोजेक्ट्स को जलवायु अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह देखा गया है कि इनमें से कई दावे असत्यापित, भ्रामक या संदिग्ध होते हैं। वास्तव में ऐसी फर्म या कंपनियां जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कुछ नहीं करती। इस प्रकार ग्रीन वॉशिंग फर्मों, कंपनियों और सरकारों द्वारा जलवायु अनुकूल होने का एक ढोंग है ताकि इससे मिलने वाले फायदे इनको मिलते रहें। अपने आप को जलवायु अनुकूल बताने से फर्मों, कंपनियों और सरकारों की छवि सकारात्मक तौर पर बढ़ती है और इन्हें कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग होती है। उदाहरण के तौर पर वॉक्सवैगन घोटाला, जिसमें जर्मन कार कंपनी को अपने ग्रीन डीजल वाहनों के उत्सर्जन परीक्षण में धोखा देते पाया गया, यह ग्रीन वॉशिंग का ही मामला था। साथ ही शेल, BP और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां सहित कई अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों को ग्रीन वॉशिंग के आरोपों का सामना करना पड़ा है। ग्रीन वॉशिंग जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर हो रही प्रगति की एक झूठी तस्वीर प्रस्तुत करता है,
जिससे दुनिया को आपदा की ओर धकेल दिया जाता है। साथ ही साथ गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए संस्थाओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। अब हम ग्रीन वॉशिंग की समस्या के तकनीकी पक्ष को देख लेते हैं। ग्रीन वॉशिंग पर किसी भी चर्चा में कार्बन क्रेडिट का व्यापार जांच के दायरे में आता है। आपको बता दें कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक कार्बन बाजार का निर्माण किया गया था। कार्बन व्यापार एक वैध प्रक्रिया है। कोई भी गतिविधि जिसमें उत्सर्जन को कम करने या उससे बचने की क्षमता है, क्रेडिट अर्जित कर सकती है, जैसे पेड़ उगाने के लिए, एक निश्चित प्रकार की फसल लगाने के लिए, कार्यालय भवनों में ऊर्जा दक्ष उपकरण स्थापित करने के लिए इत्यादि, जो क्रेडिट मिलते हैं। ये क्रेडिट अक्सर अनौपचारिक थर्ड पार्टी कंपनियों द्वारा प्रमाणित होते हैं और दूसरों को बेचे जाते हैं। यहां समस्या यह है कि इस तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शन खासतौर पर खुले और अनौपचारिक बाजार में इंटीग्रिटी की कमी और दोहरी काउंटिंग के दोषी पाए जाते हैं। क्रेडिट की इंटीग्रिटी की कमी का मतलब यह हुआ कि ऐसे क्रेडिट उत्सर्जन में कमी का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करते। यहां तक कि सरकारी कार्बन बाजार भी डबल काउंटिंग और ग्रीन वॉशिंग के आरोपों से अछूता नहीं है। इस पूरे ग्रीन वॉशिंग के मामले पर उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। विशेषज्ञ समूह ने यह सिफारिश की कि नेट जीरो एमिशन को प्राप्त करने वाले निगमों या कंपनियों को जीवाश्म ईंधन में नए निवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने के दौरान अल्पकालिक उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए। विशेषज्ञ समूह ने जल्द से जल्द नियामक संरचनाओं और मानकों के निर्माण की भी सिफारिश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलवाई। इसके साथ ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल लगभग 2 साल का होगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 2016 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यह पहली बार है जब किसी चीफ जस्टिस के बेटे को चीफ जस्टिस बनने का मौका मिला है। इनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने अदालत के लगभग हर उल्लेखनीय फैसले में अपनी छाप छोड़ी है। खासतौर पर व्यक्तिगत नागरिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में इन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। आइए उनके कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केरल के सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बनाम 1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि धर्म की आड़ में महिलाओं को पूजा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। उन्होंने साफ किया कि अगर असहमति प्रतिबंधित हो और इससे हिंसा होती हो तो फिर असहमति विचारधारा की अभिव्यक्ति नहीं रह जाती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर भी फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और इसे समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया था। महिलाओं के अधिकार के कई मामलों में भी जस्टिस चंद्रचूड़ के कई फैसलों ने सुर्खियां बटोरी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि प्रजनन महिला का अधिकार है और अपने शरीर पर उसकी स्वायत्तता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाएं चाहे विवाहित हों या अविवाहित नियम के तहत सेफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की हकदार हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत मैरिटल रेप भी रेप के दायरे में आएगा। गौरतलब है कि उन्होंने अपने पिता के लिए 2 फैसले को भी पलटा। एक और मामले में YV चंद्रचूड़ की बेंच ने शिवकांत शुक्ला बनाम ADM जबलपुर केस में निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। इस बेंच में DY चंद्रचूड़ भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि निजता का अधिकार संविधान से मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार में ही निहित है। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट मिस्र में COP27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के शुरू होने से कुछ दिन पहले जारी की गई। गौरतलब है कि वर्तमान में COP27 सम्मेलन चल रहा है। रिपोर्ट में विश्व विरासत सूची में शामिल दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक देखे जाने वाले ग्लेशियर्स पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से विश्व विरासत सूची में शामिल ग्लेशियर्स में से 1/3 के 2050 तक विलुप्त होने की संभावना है। आपको बता दें कि यूनेस्को के लगभग 1150 से अधिक विश्व धरोहर स्थलों में से
50 में ग्लेशियर्स स्थित हैं और इन स्थलों पर 18,600 ग्लेशियरों की पहचान की गई है। जिन ग्लेशियरों के गायब होने की सबसे अधिक संभावना है उनमें अफ्रीका में किलिमंजारो और माउंट केनिया शामिल हैं। साथ ही पायरेनीज के मोंट पेर्डू के भी ग्लेशियर हैं जो फ्रांस और स्पेन की सीमाओं तक फैले हैं। यूनेस्को के अनुसार सूची में शामिल ग्लेशियर सालाना 58 बिलियन टन बर्फ खो रहे हैं, जो फ्रांस और स्पेन के संयुक्त वार्षिक जल उपयोग के बराबर है। अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर समुद्र के स्तर में लगभग 5% की वृद्धि के लिए ग्लेशियरों का पिघलना जिम्मेदार है। दरअसल इस रिपोर्ट ने पर्यटन उद्योग के लिए एक चुनौती पेश की है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद या WTTC के अनुसार यात्रा उद्योग वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में एक बड़ा योगदान करता है। इसका कार्बन फुटप्रिंट कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 8 से 11% के बीच अनुमानित है। यह रिपोर्ट संवेदनशील स्थलों को संरक्षित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में पर्यटन उद्योग द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सीमित है तो विश्व धरोहर स्थलों में शेष 2/3 ग्लेशियरों को भी बचाया जा सकता है, अभी भी बचाया जा सकता है। यूनेस्को की रिपोर्ट से पता चलता है कि पर्यटन उद्योग विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित करने और यात्री व्यवहार को बदलने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक सुविधा में अपनी तरह के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस और इसके 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम है अग्निलेट। अग्निलेट एक सिंगल पीस इंजन है जो दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। इसका 2021 में IIT मद्रास में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में वर्टिकल टेस्ट फैसिलिटी में इंजन अग्निलेट का परीक्षण किया गया। यह सफल परीक्षण निजी प्रक्षेपण यान कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस के अपने अंतरिक्ष यान रॉकेट अग्नि बाण के निर्माण की यात्रा में मील का पत्थर है। कंपनी के मुताबिक यह परीक्षण इन स्पेस और इसरो के सहयोग से किया गया था। यह परीक्षण इस तकनीकी संभावना को जांचने के लिए था कि रॉकेट इंजन को हार्डवेयर के एक टुकड़े के रूप में बनाया जा सकता है या नहीं। अग्निकुल ने हाल ही में बताया था कि भारत सरकार ने उन्हें उनके सिंगल पीस रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए पेटेंट प्रदान किया है और इसके साथ ही अग्निकुल ने हाल ही में IIT मद्रास रिसर्च पार्क में स्थित अपने रॉकेट फैक्ट्री 1 के उद्घाटन की घोषणा भी की। यह भारत की पहली ऐसी रॉकेट सुविधा बनेगी जो बड़े पैमाने पर रॉकेट इंजन की 3D प्रिंटिंग के लिए समर्पित है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय लागतों को शामिल न करना। आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना या फिर किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। पहला सवाल यूपीएससी द्वारा पूछा गया ही सवाल है। दूसरा सवाल, हाल ही में सुर्खियों में आया अग्निलेट क्या है? एक नई प्रकार की सिनेमा मोशन कैप्चरिंग तकनीक जो दिन के उजाले में भी आग के दृश्यों को दक्षता के साथ शूट कर सकती है। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में खोजी गई एक पौधे की नई प्रजाति का प्रचलित नाम। DRDO द्वारा विकसित किया गया एक नाभिकीय उपकरण जो अग्नि मिसाइलों की रेंज में वृद्धि करता है। या फिर भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। आइए अब जल्दी इससे देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से किस समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। सही जवाब है इसका ऑप्शन है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 का सम्मेलन भारत में साल 2022 में आयोजित किया जाना है। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो एक नहीं दो। चलिए खबर शुरू करें। पर्यावरण के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए भारत ने MSC यानी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ज्वाइन कर लिया है।
गौरतलब है कि मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान MAC को UAE द्वारा इंडोनेशिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका मकसद मैंग्रोव वनों के संरक्षण के जरिए वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाने के साथ जलवायु परिवर्तन को सीमित करना है। मैंग्रोव वन स्थलीय वनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। वहीं जमीनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 400% ज्यादा तेज गति से कार्बन स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के मुताबिक मैंग्रोव को काटने पर कार्बन पर्यावरण में उत्सर्जित होता है, इसलिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है। मैंग्रोव वृक्ष की प्राकृतिक मौत के बाद ये कार्बन को मिट्टी में स्टोर कर देते हैं, जिसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव कवर का सबसे ज्यादा प्रतिशत पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन मौजूद है। आपको बता दें कि मैंग्रोव छोटे पेड़ या झाड़ियां होती हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। इनकी जड़ें सॉल्टी सेडिमेंट्स या समुद्री पानी के अंदर होती हैं। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी चरम मौसम की स्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें कम ऑक्सीजन स्तर की जरूरत होती है, लेकिन ये निम्न तापमान पर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कोस्टल डिफेंस में भी अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल इनकी व्यापक तौर पर फैली जड़ें समुद्री तूफानों और ज्वार भाटा के दौरान उखड़ती नहीं हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2011 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? मैंग्रोव अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं न जाते हैं। दूसरा ऑप्शन था मैंग्रोव भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं, जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। तीसरा था मैंग्रोव के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा था मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। इधर रामसर कन्वेंशन की कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की 14वीं बैठक चीन के वुहान में आयोजित की गई। ये मीटिंग वुहान में वर्चुअली और जेनेवा में फिजिकली आयोजित की गई। दरअसल चीन रामसर कन्वेंशन में 31 जुलाई 1992 को शामिल हुआ था। इस साल चीन के इस कन्वेंशन में शामिल हुए 30 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर वुहान डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसका मकसद वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण, प्रबंधन और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे वेटलैंड्स के लगातार हो रहे निम्नीकरण को रोका जा सके। वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि में स्वैम्प्स, मार्शेस, बिलेबोंग्स, लेक्स, सॉल्ट मार्शेस, मड फ्लैट्स, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, फेंस, पीट बॉग्स को शामिल किया जाता है। इसके अलावा वाटर बॉडीज जो चाहे प्राकृतिक हों या फिर आर्टिफिशियल, परमानेंट हों या फिर टेम्परोरी, इन्हें शामिल किया जाता है। इसमें पानी स्टैटिक या फ्लोइंग यानी ठहरा हुआ या बहता हुआ और ताज़ा पानी ब्रैकिश और सलाइन भी वाटर हो सकता है। साथ ही इनलैंड रिवर्स और लो टाइड पर 6 मीटर तक मरीन वाटर को भी शामिल किया जा सकता है। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। दरअसल यह कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर के नाम पर है, जहां इस ट्रीटी पर साल 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत जो क्षेत्र संरक्षण के लिए चुने जाते हैं उन्हें रामसर साइट के नाम से जानते हैं। इस कन्वेंशन का मकसद पूरी दुनिया की वेटलैंड्स को बेहतर प्रबंधन के जरिए सुरक्षित करना है। केंद्र सरकार ने जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को CII यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने यह निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मिली शक्तियों के जरिए लिया है। सरकार के मुताबिक जनगणना निगरानी से संबंधित कंप्यूटर संसाधन, सेल्फ एन्यूमरेशन एंड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वेब पोर्टल्स, मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर हाउस लिस्टिंग, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेशन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर इंडिया के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं यानी CII हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के मुताबिक CII से मतलब ऐसे कंप्यूटर संसाधनों से है जिन्हें नुकसान पहुंचने पर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सरकार के पास इन संसाधनों को सुरक्षित करने के लिहाज से CII घोषित करने की शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति घोषित CII को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कानूनन 10 साल तक की सजा हो सकती है। साल 2014 में बनी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को
इन्हें सुरक्षित करने के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। डिजी लॉकर में अब हेल्थ रिकॉर्ड्स को भी स्टोर किया जा सकेगा। इसमें नागरिकों के हेल्थ रिकॉर्ड्स मसलन वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट्स, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और हेल्थ रिपोर्ट्स शामिल होंगे। अब डिजी लॉकर को पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप की तरह यूज किया जा सकेगा। यह डिजी लॉकर और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लिंक करने से पॉसिबल हो सकेगा। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का प्रयोग करके गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी भी लागू की जा सकेगी। लोग आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के जरिए अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटली स्टोर कर सकेंगे। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स से विभिन्न हेल्थ प्रोवाइडर्स की डिसीजन मेकिंग में भी सुधार होगा। इस मिशन को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लागू किया जाएगा। इस मिशन का मकसद स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न हितधारक मसलन पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स आदि के बीच मौजूद गैप्स को डिजिटल ब्रिज के जरिए कम करना है। डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यह भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किया गया है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल है, भारत में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किस कानून के तहत घोषित किए जाते हैं? निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुहान डिक्लेरेशन आर्द्र भूमियों से संबंधित है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लागू किया जाता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बने और इनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय लागतों को शामिल न करना। आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। या फिर किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। मैं आपको बता दूं कि यह सवाल यूपीएससी ने पूछा था। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। दूसरा सवाल पूछा था मैंने, हाल ही में सुर्खियों में आया अग्निलेट क्या है? यह एक नई प्रकार की सिनेमा मोशन कैप्चरिंग तकनीक है जो दिन के उजाले में भी आग के दृश्यों को दक्षता के साथ शूट कर सकती है। पश्चिमी घाट के वर्षावनों में खोजी गई एक पौधे की नई प्रजाति का प्रचलित नाम है। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एक नाभिकीय ईंधन उपकरण है जो अग्नि मिसाइलों के रेंज में वृद्धि करता है। या फिर भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आइए खबर शुरू करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17वीं ईस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे। ईस्ट एशिया समिट और आसियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट की मेजबानी कंबोडिया के द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में आसियान की अध्यक्षता कंबोडिया के पास है। इस साल भारत आसियान संबंधों की 30वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इसे आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर का नाम दिया गया है। EAS यानी ईस्ट एशिया समिट रणनीतिक वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक के सभी मुख्य देशों की प्रीमियर फोरम है। इसका गठन साल 2005 में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। EAS ने पूर्वी एशिया के भू राजनैतिक और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसमें आसियान देशों के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA, रूस और भारत शामिल हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। आसियान के सदस्यों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। भारत निम्नलिखित में से किसका या किनका सदस्य है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3 या फिर भारत इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत ईस्ट एशिया समिट का सदस्य है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य जेबी कृपलानी की जयंती मनाई जाती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके कार्यकाल के दौरान साल 1951 में देश के पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन हुआ। साथ ही 1953 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन भी अस्तित्व में आया। उन्होंने उर्दू में एक वीकली जर्नल अल हिलाल की शुरुआत की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। उन्हें साल 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। जीवटराम भगवान दास कृपलानी यानी जेबी कृपलानी को आचार्य कृपलानी के नाम से जानते हैं। वे महान गांधीवादी और समाज सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष साल 1946 में बने और देश की स्वतंत्रता तक इस पद पर रहे। उन्हें आचार्य की उपाधि से गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन के दौरान नवाजा गया था। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ वार्ता में हैं। इस वार्ता का मकसद छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदम्बा तलवार को भारत वापस लाना है। गौरतलब है कि साल 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज के तिलक के 350 साल पूरे हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार इस समारोह को बड़े स्तर पर आयोजित करना चाहती है। ब्रिटेन से तलवार वापस लाने पर समारोह को बूस्ट मिलेगा। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत के मुताबिक ब्रिटेन से तलवार को वापस लाने की मांग बेहद पुरानी है। इसकी सबसे पहले मांग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। जगदम्बा तलवार शिवाजी चतुर्थ के द्वारा प्रिंस ऑफ वेल्स को सौंपी गई थी। आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, जिससे मराठा राज्य की स्थापना हुई थी। उनका जन्म 1630 में शाहजी और माता जीजाबाई के यहाँ हुआ था। मुगलों और बीजापुर के खिलाफ विद्रोह ने उन्हें प्रसिद्ध व्यक्तित्व बनाया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से मजबूत मराठा राज्य की स्थापना की। नीरव मोदी मामले में लंदन हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए भारत को एक्सट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। प्रत्यर्पण को सरल शब्दों में सौंपा जाना कहा जाता है। इस मामले में यूके गवर्नमेंट ने साल 2021 में प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक नीरव मोदी को भारत नहीं लाया जा सका है। भारत और यूके के बीच प्रत्यर्पण संधि साल 1992 में हुई थी। भारत में विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण से जुड़े मामलों के लिए सेंट्रल अथॉरिटी है। भारत में इन मामलों से निपटने के लिए इंडियन एक्सट्राडिशन एक्ट 1962 काम करता है। प्रत्यर्पण से मतलब ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई से है जिन्हें एक देश द्वारा दूसरे देश में भेजा जाता है, जहां पर अपराध को अंजाम दिया गया होता है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य द्वारा चौथ और सरदेश मुखी कर लगाया जाता था? मराठा, पाल, चोल या फिर चालुक्य? अगला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वीकली जर्नल अल हिलाल की शुरुआत की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारत में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किस कानून के तहत घोषित किए जाते हैं? निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980? सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुहान डिक्लेरेशन आर्द्र भूमियों से संबंधित है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लागू किया जाता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सही हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।